500% क्या 5000% भी वो लगा ले, भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं, ये मुझे कहते हुए भी बहुत हिचकिचाहट हो रही है। अरे बिल्कुल। भैया, क्यों अपने देश को सत्यानाश मारने को तुले हुए हैं, बेड़ा गर्क करने को तुले हुए हैं। डॉलर कहीं का नहीं रहेगा, जिसकी दादागिरी का दम भरते हैं वो। मुझे ऐसा कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है जो सोने चांदी की कीमतों को नीचे ले जाए। बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, जब जब इस प्रकार की घोषणाएं आती हैं। बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं, और ये अब ऐसे हालात हैं कि लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन यहां पर करना हम्म। और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। और 500% टैरिफ भारत पे लगा दिया ना विक्रांत, अगर हाँ। तो भारत तो अपनी राह ढूंढ चुका है। 7.4 हमारे एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं जीडीपी के, ये टैरिफ लगने के बाद की बात है। मुझे लग रहा है कि सोने चांदी की कीमतों को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें बहुत नजदीकी से अब इन अंतरराष्ट्रीय डेवलपमेंट्स को ट्रैक करना चाहिए। टिपिकल ट्रम्प साहब, जो मैंने ट्रम्प मूड इंडेक्स बनाई हुई है, वो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब वापस उस कॉलोनियल मानसिकता में जा रहे हैं। क्यूबा हो गया, मेक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, इन देशों के ऊपर उन्होंने नजर बना के रखी हुई है। अगर चाइना के ऊपर 500% ठोक देते हैं ये, तो चाइना तो रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा, इनके यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला बंद होने की कगार पे आ जाएगी। निवीडिया के चिप्स बंद होने की कगार पे आ जाएंगे, जो एआई डेटा इक्विपमेंट बना रहा है। और जितनी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेल्स, बायो सेल्स, विंड एनर्जी, जो सब का सब ठप हो जाएगा। 66 अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने अपने आप को अलग करने का निर्णय ले लिया है। इसमें से 31 संयुक्त राष्ट्र की हैं, 35 गैर संयुक्त राष्ट्र की हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब तो बड़ी ताकतों का नाम आ रहा है विक्रांत। अमेरिका का रशिया की शिप को कैप्चर कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी इस समय रशिया में पक रही है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका, ट्रंप साहब ने एक नई धमकी दी है। इस बार उन्होंने अपना एक बिल पास किया है जिसमें कहा है कि रूस से अगर आप तेल लेंगे तो उन देशों पर 500% का टैरिफ लगा देंगे। और इसमें ब्राजील, चीन, भारत जैसे देशों का नाम लिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शरद कोहली साहब, जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं, तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सर सो मच विक्रांत। आपको द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आज सुबह जब आपने ये खबर सुनी, ट्रम्प साहब ने जो बिल पेश किया, पारित किया है और टैरिफ 500% लगाने की अब वो बात कह रहे हैं, इसको किस तरह से सर देखा जाए? बहुत गंभीर बात है ये। गंभीर तो है विक्रांत। टिपिकल ट्रम्प साहब, जो मैंने ट्रम्प मूड इंडेक्स बनाई हुई है, वो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। पर एक एक गांव में ना कहावत होती है, और वैसे तो पंजाब में होती है, पर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। अरे 50 तो लगाया ही हुआ था, तो 50 में भी कौन सा हम बड़े खुश थे। ज्यादातर हमारे आइटम्स वहां पर अब इन अनवाइबल हो गए थे। लेदर ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी ले लीजिए, ज्वेलरी वालों की बुरी हालत थी, जेम्स वालों की बुरी हालत थी, टेक्सटाइल ले लीजिए। तो जहां 50 वहां 500। मुझे लगता है ट्रम्प साहब पहले जो वेनेजुएला में कर रहे हैं, पहले उसको देखें। पहले रशिया के ऑयल का, जिस ऑयल की वजह से उन्होंने वेनेजुएला जैसे देश पर जो किया है, वो देखने के बाद। ये वही व्यक्ति हैं जो नोबेल पीस प्राइज के लिए अपनी कंटेंशन कुछ समय पहले रख रहे थे, और वो वेनेजुएला की ही ऑपोजिशन लीडर मचाडो को मिला। और ट्रम्प साहब पीस तो छोड़िए, ग्रीनलैंड पर उनकी नजर है। हाँ। और इससे नेटो और यूरोप के नेशंस जो है, बहुत बहुत उनमें रोष है कि आप, डेनमार्क कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स दिख रहे हैं, इसलिए आप डेनमार्क को, इसलिए आप ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। आपको ऑयल दिख रहा है, इसलिए वेनेजुएला को लेना। ऐसा लग रहा है विक्रांत कि हम 18वीं 19वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, जहां पर कॉलोनियल माइंडसेट होता था। यानी कि अंग्रेज, भारत सोने की चिड़िया था, अंग्रेज यहाँ आए थे, भारत को लूट के ले गए। 250 साल उन्होंने भारत को बे इंतहा लूटा है। तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब वापस उस कॉलोनियल मानसिकता में जा रहे हैं। क्यूबा हो गया, मेक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, इन देशों के ऊपर उन्होंने नजर बना के रखी हुई है। और जिस तरह से दादागिरी, बुलिंग, इसको अमेरिकन स्कूल्स में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बुलिंग। तो ये बुलिंग हो रही है एक तरह से। मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। रशिया के टैरिफ को लेके, रशिया के ऑयल इंपोर्ट को लेके 500%, और 500% टैरिफ भारत पे लगा दिया ना विक्रांत, अगर हाँ। तो भारत तो अपनी राह ढूंढ चुका है। 7.4 हमारे एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं जीडीपी के, ये टैरिफ लगने के बाद की बात है। ठीक हाँ। है, भारत अपनी राह ढूंढ चुका है। मेरी बहुत सारे एक्सपोर्टर से मैं संपर्क में हूँ, तिरुपुर से लेके सूरत तक,
बहुत सारे एक्सपोर्टर से मेरी बात होती रहती है, उन्होंने कहा साहब किसी को अल्टरनेट मार्केट मिल गई है, किसी को मिलने लगी है। और भी तो गम है जमाने में, खाली खाली अमेरिका तो नहीं है ना। हाँ। ऑस्ट्रेलेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, यूरेशिया है, यूरोप है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को मार्केट मिल रही है। और भारत का एक्सपोर्ट गिरा नहीं है ओवरऑल, आप देखें तो अमेरिका का कुछ एक्सपोर्ट गिरा है, पर उसकी जगह दूसरे एक्सपोर्ट्स ने ले ली है। मुझे ज्यादा चिंता हो रही है अगर इन्होंने चाइना पर लगा दिया। हाँ। तो चाइना से अक्टूबर में ट्रम्प साहब का एक क्विक फिक्स डील हुई थी, जिसमें 17 रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना इनको एक्सपोर्ट करने के लिए 1 साल के लिए मान गया था। ठीक हाँ। है। और इनकी तरफ से भी कुछ छूट दी गई थी। उसका क्या होगा अगर चाइना के ऊपर 500% ठोक देते हैं ये, तो चाइना तो रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा, इनके यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला बंद होने की कगार पे आ जाएगी, निवीडिया के चिप्स बंद होने की कगार पे आ जाएंगे जो एआई डेटा इक्विपमेंट बना रहा है। और जितनी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेल्स, बायो सेल्स, विंड एनर्जी, जो सब का सब ठप हो जाएगा जहां जहां रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे इनका जो सारा पेंटागन है जो कि हाँ। डिफेंस देखता है, डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट में वो रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। और अब तो चांदी पर भी चाइना का ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है। इन्होंने वेनेजुएला की सोने और चांदी की खानों पर भी ट्रम्प साहब की नजर है। क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को। और एक और बड़ी खबर विक्रांत निकल के आई जो शायद आपसे निकल गई होगी, 66 अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने अपने आप को अलग करने का निर्णय ले लिया है। इसमें से 31 संयुक्त राष्ट्र की हैं, 35 गैर संयुक्त राष्ट्र की हैं। क्या वो करना, अमेरिका को बिल्कुल अलग कर देना? आपको याद है मैंने आपके शो पे एक बार कहा था कि अमेरिका ज्योग्राफी में एक अलग बनाते थे तो अमेरिका उसमें अलग दिखाई देता था। ये अब जो अमेरिका की तस्वीर निकल के आ रही है, ये अमेरिका ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट पर है, धरती पर नहीं। ऐसा करना चाह रहे हैं, किसी देश से उनकी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और जहां भारत वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, वहीं अमेरिका केवल और केवल स्वार्थ की बात करता है, केवल ट्रांजैक्शनल बातचीत होती है। कभी कहते हैं मोदी जी मेरे से हैप्पी हैं, कभी कहते हैं मैं उनसे कम हैप्पी हूं, कभी कहते हैं मोदी जी मेरे से कम हैप्पी हैं, कभी मैं कम हैप्पी हूं, कभी मैं ज्यादा हैप्पी हूं। अरे भैया एक ही बार जो हैप्पीनेस दिखानी है, नाराजगी दिखानी दिखा लो ना। कौन हैप्पी, मैं हैप्पी, वो कम हैप्पी, मैं हैप्पी, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके। और एक अंग्रेजी में शब्द होता है विक्रांत, अनफेज्ड। हाँ। हम इसमें से बिल्कुल अछूते निकलेंगे। 500% क्या, 5000% भी वो लगा ले, भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उनको उनकी रातों की नींद इसलिए हराम है कि मैंने 50% टैरिफ लगाए हाँ। और भारत के एडवांस एस्टिमेट 7.4% जीडीपी के आए। इनके एक्सपोर्ट पर कोई 40 देशों में नए ऑर्डर्स भारतीय एक्सपोर्टर्स को मिलने शुरू हो गए, 40 अलग अलग देशों से। धीरे धीरे करके हम उस 40-50 बिलियन डॉलर का जो हमारा नुकसान हुआ है अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से, हम उसको पूरा कर लेंगे। हाँ। परंतु अमेरिका का क्या होगा? वो जो अपने रेसिपी फॉर डिजास्टर कहते हैं इसको, उनका खुद का क्या होगा जब वो सारी दुनिया से अपने आप को अलग कर लेंगे? तो कैसे वो अपने जो ब्रांड्स हैं, ये मेटा है, ये अमेजोन है, ये गूगल है, ये मैकडोनल्ड्स है, इनको निवीडिया, इनको कैसे वो दुनिया भर में बेचेंगे? आज अगर अमेरिका एक सुपर पावर बना है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हालांकि ये साथ में मुझे हमेशा जोड़ूंगा 38 ट्रिलियन डॉलर का उधार है। जब जब मैं 30 ट्रिलियन हाँ। कहूंगा, मैं हमेशा 38 ट्रिलियन डॉलर का उधार साथ में जोड़ूंगा। अगर आज अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए और उसके ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का उधार है, तो इस वजह से क्योंकि उसके ये ब्रांड्स आज ग्लोबल है, कोका कोला, पेप्सी, आलू टमाटर है, जहां जाइए आपको, जिस देश में, दुनिया के जिस हिस्से में जाइए जाके मिलते हैं। अरे बिल्कुल। भैया क्यों अपने देश को सत्यानाश मारने को तुले हुए हैं, बेड़ा गर्क करने को तुले हुए हैं? डॉलर कहीं का नहीं रहेगा, जिसकी दादागिरी का दम भरते हैं वो कहीं का नहीं रहने वाला, अगर उन्होंने ये सब अपनी इस टाइप की हरकतें बंद नहीं करी। मुझे नहीं पता कौन सलाह दे रहा है विक्रांत अमेरिका की अर्थव्यवस्था। और अब ये मिड टर्म इलेक्शन जो है ना अमेरिका हाँ। में हाँ। 2026 में, हाँ। उससे ध्यान भटकाने के लिए ये टैक्टिक की जा रही है। और एक और बड़ा, बहुत ही हैरान कर देने वाला बयान रात को सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो हाँ। ये लोग मुझे सेनेट से इम्पीच कर देंगे, क्योंकि इनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, तो वहां इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। हाँ। इन्होंने कहा कि मैं संविधान ही बदल सकता हूं, मैं अमेरिका का पूरी डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसी को बदल सकता हूं। पता नहीं आपको याद है पिछली बार 2020 में जब हारे थे तो कैपिटल गिल्स का क्या हाल हुआ था? वहां पर बिल्कुल। लोग चढ़ गए थे कैपिटल हिल पूरी में, दुनिया वो ने दृश्य, देखा वो था। नजारे आज हाँ। भी लोगों के जहन में है। हाँ। तो अगर ये सोचिए ये मिड टर्म इलेक्शन हार गए
तो ये सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। ये अमेरिकी जनता का ध्यान उससे बट जाए, ये दिखाएं कि मैं तो ग्रीनलैंड तुम्हारे लिए ला दूंगा, मैं मेक्सिको ला दूंगा, मैं क्यूबा ला दूंगा, मैं ईरान पर कब्जा कर लूंगा, मैंने वेनेजुएला में हुकूमत बदल के रख दी। इस तरीके से अमेरिकी जनता, आपको लगता है कि खुश हो जाएगी? अमेरिकी जनता बहुत ग्लोबल है, हाँ। बहुत वैश्विक है दुनिया। लेकिन हाँ शरद जी। साहब, जिस तरीके से अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया, उसके पीछे सिर्फ तेल का खेल तो माना नहीं जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां की वेनेजुएला की चांदी, उसके सोने के जो स्टॉक है, इसके अलावा वहां पर बिटकॉइंस का एक बड़ा भंडार है, जो क्रिप्टो का। तो इन सब चीजों का, यानी पूरी तरीके से मोहल्ले के गुंडे की तरह का व्यवहार एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नजर आ रहा है। अरे आप छोड़िए, मुझे सुबह एक माता जी मिली, वो कहती है मेरे मेरे शादी का हार पड़ा, ट्रम्प साहब तो नहीं ले जाएंगे कहीं, मेरे पास रखा हुआ है। यहाँ तक लोग, यहाँ तक इंप्रेशन हो गया है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से, किसी देश के पास अगर सोने चांदी का भंडार है, हाँ। उसके पास अगर क्रूड ऑयल का भंडार है, तो इसका मतलब क्या कि आप आके उसको छीन लेंगे हमसे? ये तो मैं तो इसको बोल रहा हूँ, आपको कॉलोनियल माइंडसेट, जो अंग्रेजों ने 250 साल हम पर राज किया, हाँ। उन्होंने यही तो किया। या लूट के ले गए, स्पेनिश गए लैटिन अमेरिका में, फ्रेंच ने कितनी जगहों पर राज किया, यही तो इन लोगों ने, कॉलोनियल माइंडसेट यही है कि आप दूसरे देश पे आक्रमण कर दीजिए, वहां जाके कब्जा कर लीजिए, उनका जो खजाना है वो लूटना शुरू कर दीजिए, उनकी जो नेचुरल मिनरल्स हैं उसको लूटना शुरू कर दीजिए। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि अगर वेनेजुएला के पास सोना चांदी है, क्रूड ऑयल है, तो हम वहां जाके लूट लेंगे। देखिए, उन्होंने रीजन ये दिया कि अमेरिकी कंपनी जैसे एक्सॉन मोबाइल है, जी। एक्सॉन ऑयल है, उन्होंने वहां जाके कुछ कंपनीज में निवेश किया था, ऑयल एक्सट्रैक्शन में निवेश किया था, वहां पर ऑयल रिफाइनिंग में निवेश किया था। मडूरो साहब ने उसको नेशनलाइज कर दिया। अब हाँ। नेशनलाइज कर दिया तो अमेरिकी कंपनीज का वहां काम नहीं रह गया। भाई, हर देश को अधिकार है, हम आप यहाँ आए हैं, हम जब तक हमारे देश के नियम नहीं बदलते, आप बिजनेस कर सकते हैं, कल को नियम बदल जाते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ से। हाँ। उनको ये लगा कि जितना भी ऑयल का बिजनेस वेनिजुएला में है वो सारा हमारा निवेश है, हमारी हम्म। कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है। मदुरो साहब ने कैसे ये नियम बदल दिया, नेशनलाइज कर दिया, हमारी कंपनीज को वापस भेज दिया, हमारे लगे हुए पैसे पे आज वेनिजुएला ऑयल बेचता है। जबकि वेनिजुएला की तो सप्लाई में मात्र 1% हिस्सा है, उनके 20% के रिजर्व जरूर है, पर उनकी सप्लाई मात्र 1% हिस्सा है। हाँ। मुझे लगता है इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच अमेरिका को गर्त में ले जाएगी, अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। और मैं आपको सही बता रहा हूं, ये मिड टर्म इलेक्शंस में हार उनको दिखाई दे रही है, केवल और केवल वहां से ध्यान भटकाने के लिए। वो अमेरिकी जनता को ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना देशभक्त हूं, मैं हम्म। आपके लिए क्या क्या ला के दे सकता हूं। कोई तो कोई गिफ्ट लाता है, मैं आपके लिए वेनिजुएला ले आया, मैं आपके लिए ग्रीनलैंड लाऊंगा, मैं आपके लिए कल को मेक्सिको क्यूबा भी ले आऊंगा, मैं कनाडा को 52nd स्टेट बता चुके हैं। ये किस प्रकार का शासन है? ये दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी का सबसे ताकतवर व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता रखेगा तो दुनिया का क्या हाल होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। और कल एक रात को और घटना घटी है, जी। रशिया की शिप जो कि हाँ। वेनिजुएला ऑयल ऑयल के लिए जा रही थी, उस पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया। हाँ। अरे भाई साहब, रशिया जो है वो, उसके पास 6,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हेड हैं। अगर 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 वो चाहे तो तबाही मच सकती है, अगर ये ठन गई दोनों में। तो मुझे लग रहा है जियो पोलिटिकली विक्रांत और जियो इकोनॉमिक वाइज दोनों तरीके से अमेरिका जो है दुनिया को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहा है। हम्म। ट्रम्प साहब जो निर्णय ले रहे हैं दुनिया के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। एक अच्छी बात हो रही है, अच्छी बात ये हो रही है कि ये जो 66 ऑर्गेनाइजेशन से निकाला है अमेरिका ने अपने आप को, इस कारण से दुनिया एकजुट हो जाएगी। हाँ। कुछ कुछ समय के लिए इन संस्थाओं का काम रुक सकता है, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम दुनिया का काम कभी रुकता नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए, हाँ। दुनिया चलती रही। ट्रम्प साहब को लग रहा है मैं नहीं, या मेरा निर्णय नहीं, मेरी सपोर्ट नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। अब मुझे लग रहा है बहुत पुरानी मानसिकता में वो जी रहे हैं, जितनी जल्दी इससे बाहर आएंगे उतना अच्छा होगा। सर, एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब चूंकि बड़ा एक सिल्वर के भंडार पे अब अमेरिका का कब्जा हो गया है, जो वेनेजुएला वाला है, तो सोने और चांदी पर किस तरीके का फर्क पड़ते हुए आने वाले सालों में, कुछ सालों में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा कि अमेरिका उस चांदी का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहा है। क्या अमेरिका उस चांदी का इस्तेमाल अपने देश में कर रहा है, या अमेरिका उस चांदी को निकालने के बाद बाजार में छोड़ेगा, वैश्विक बाजार में छोड़ेगा। अगर वैश्विक बाजार में छोड़ा तो थोड़ी सी सप्लाई ईज हो सकती है, उसकी वजह से कीमतें थोड़ी सी नीचे आ सकती हैं। हम्म। पर इसके विरुद्ध भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका मान लीजिए उस पर कब्जा करके बैठ गया हाँ। और जो वेनिजुएला से थोड़ा बहुत माइनिंग होके जो दुनिया भर में आता था वो भी बंद हो गया, तो कीमतें ऊपर भी जा सकती हैं।
उसके अलावा विक्रांत, ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन बन रही है ना, ये सोने चांदी के लिए अब एक बड़ी बड़ी फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि सोना और चांदी को विश्व युद्ध, अगर यहां से विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं, ये मुझे कहते हुए भी बहुत हिचकिचाहट हो रही है। वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ग्रीनलैंड की वजह से नेटो टूट रहा है। 7 यूरोपियन नेशंस ने बोल दिया है कि आप ग्रीनलैंड को नहीं छुएंगे, हम नहीं तो नेटो नेटो टूटने की कगार पे, और रशिया यही चाहता है। जिस दिन नेटो टूट गया विक्रांत, रशिया तुरंत, मुझे डर है कि आक्रमण कर देगा यूरोप के उन देशों पे, और ये बिखरे हुए छोटे छोटे यूरोप के देश अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। और अमेरिका कहाँ, अमेरिका तो रशिया की चापलूसी करता था। मुझे अमेरिका का रवैया नहीं समझ में आया। एक तरफ वो रशिया की वकालत यूक्रेन से करता है कि भैया जेलेंस्की साहब मान जाओ, अपना हिस्सा दे दो ना उनको यार, शांति हो जाएगी, क्यों तुम अपने आप को मरवाने में तुले हुए। और दूसरी तरफ रशिया से जब हम ऑयल लेते हैं तो हमें 500% के टैरिफ की धमकी देता है। तो ये किस प्रकार की दोस्ती है? मुझे लगता है बहुत ही कंफ्यूज्ड माहौल है। इसीलिए आपका सोना और चांदी का जो सवाल है, उसको फैक्टर्स भी बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। कुछ फैक्टर्स उसको, ज्यादा फैक्टर्स तो उसको ऊपर की तरफ ही ले जाते दिख रहे हैं, पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो नीचे ले जा सकते हैं। पर इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है जो सोने चांदी की कीमतों को नीचे ले जाए। बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है जब जब इस प्रकार की घोषणाएं आती हैं। तो क्या है, देखिए आपको इंटरेस्टिंग बात, सोने और चांदी के जो व्यापारी है ना, और सोने और चांदी में जो सट्टेबाजी करते हैं, मैं कान पड़ के क्षमा मांग के उनसे कह रहा हूं, वो बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण नहीं करते जैसे आप करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं वो बस चाल क्या है, अमेरिका ने ये कहा, उसने ये कहा, बस चल दो, उठा लो उठा लो, उठा ले भाई, 5 लॉट उठा ले, ऐसा कर, मिनी उठा, 2 किलो मिनी उठा, 5 किलो मिनी उठा, 10 किलो मिनी उठा, सिल्वर के इतने टन उठा ले। इस प्रकार से चलते हैं। कुछ समय बाद उनको समझ में आता है कि अब इस निर्णय का क्या असर होगा। अब मार्केट अपने फंडामेंटल पे पहुंचती है। आपने देखा होगा सोने के दाम की मैं बात करता हूं, जब $4000 था, आप और हम बात करते थे कि एक बेस बन गया। उसके बाद वो $4100 पहुंचा, एक बेस बन गया। अब वो 4400 $4400 के आसपास घूम रहा है, एक बेस बन गया है। तो ये जो बेस बनना होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बेस बनने का अर्थ होता है कि अब जो ऑपरेटर्स हैं उन सबको समझ में आ गया कि फंडामेंटल्स यहीं कहीं जाके बैठ रहे हैं। परंतु वो जो हमने और आपने एक बार पहली बार बात करी थी कि इसमें सट्टेबाजी वाला एलिमेंट कितना है, वो बात आज भी होल्ड करती है। तो ये सट्टेबाजी बहुत हद तक कीमतों को ऊपर नीचे ले जाती है। एक तरफ तो ट्रंप साहब ले जाते हैं ना, ट्रंप मूड इंडेक्स TMI जो मैंने बनाई हुई है, दूसरी तरफ ये सट्टेबाजी इन कीमतों को ऊपर नीचे ले जाती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में कीमतों पर कमेंट करना सट्टेबाजी पर निर्भर करता है, परंतु लॉन्ग टर्म में जो बेस प्राइस बन जाता है, उस बेस प्राइस को हमें दिमाग में रखना चाहिए, जो आज सिल्वर में करीब 70 और $75 प्रति आउंस के बीच में बना हुआ है। गोल्ड में वो 4400 और $4450 के बीच में बना हुआ है। जब जब मार्केट ऊपर जाती है वो करेक्ट होके फिर वहीं आ जाता है, कभी कभी $4400 से नीचे भी आता है, पर बेस इतना बन गया है। तो बहुत तेजी से हालात, आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं विक्रांत, बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। और ये अब ऐसे हालात हैं कि लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन यहां पर करना और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। इसको मुझे लगता है डे ऑन डे अब हम देखेंगे कि आज क्या फैक्टर्स हैं, कल क्या फैक्टर्स हैं। कल पता नहीं ट्रंप साहब क्या कर बैठे, क्या घोषणा कर बैठे, कौन सी शिप पे कब्जा कर लें, कौन से देश पर टेढ़ी नजर जमा लें, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि सोने चांदी की कीमतों को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें बहुत नजदीकी से अब इन अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स को ट्रैक करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल कि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि अब वर्ल्ड वार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हमने पिछले साल बहुत युद्ध देखे, कई देशों के बीच युद्ध देखे, दुनिया के चार, कहा जा रहा है कि 3-4 दर्जन देश मुल्क आपस में भिड़े हुए थे, तो स्थिति उससे ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रही है यानी आपको? बिल्कुल, क्योंकि अब तो बड़ी ताकतों का नाम आ रहा है विक्रांत। अमेरिका का रशिया की शिप को कैप्चर कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये कहने को एक खाली एक क्या शिप जा रही थी, उसमें अंदर घुस गए और उसको कब्जा कर लिया। रशिया ने उसका नाम बदला हुआ था, अपना नाम नहीं रखा था, परंतु कब्जा होने पे, और आपने देखा होगा कि क्रेमलिन जो है, जो राष्ट्रपति पुतिन जहां बैठते हैं और जहां से निर्णय लेते हैं, वो नीजर्क रिएक्शन कम देता है। वो बहुत समझदारी से सोच समझ के 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता लगा के, जबकि इधर अमेरिका की तरफ से एकदम रिएक्शन आता है, वो तो नीजर्क तुरंत। रिएक्शन को बयान आ जाता है। तो और रशिया का जो कैलकुलेटेड रिप्लाई होता है वो बहुत ही पुख्ता होता है, बहुत रोबस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं होता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी इस समय रशिया में पक रही है।
और रशियन गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले रही है। और रशिया रशिया किस प्रकार से रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, ये जो ग्रीनलैंड वाला मैटर है, हाँ। ये भी रशिया को नाराज, आपकी बात का सीधा जवाब दूं, पहले से भी ज्यादा खराब हालात को जन्म दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े।